नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्लास 10th साइंस का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास 10th साइंस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों के पास, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो कि हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से जो दही बनना परिवर्तन दो तरह का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन आता है जैसे कि समझिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए पानी से बर्फ बनना। ठीक है, पानी से क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। उसके बाद बर्फ से फिर से ये पानी बन जाता है। ठीक है, यानी कि फिर से ये अपने मूल्य रूप में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन जैसे कि दूध, मान लीजिए दूध है, वो दही जम जाता है, दही बन जाता है, तो क्या ये फिर से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनना ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? तो हमें बताना है कि ये मिश्रण, यौगिक तत्व, मिश्र धातु। ठीक है, तो इनमें से कौन बेकिंग पाउडर है? तो इसमें से मिश्रण जो है ये एक बेकिंग पाउडर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन जिससे कि अम्ल और क्षारक का पता चलता है, उसे लिटमस विलयन बोलते हैं। ये एक पेपर होता है। ठीक है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है, तो हमें बताना है कि लिटमस विलयन जो कि बैंगनी रंग का होता है यह किससे बना होता है? तो लीचेन। ठीक है, लीचेन एक पौधे का नाम है जिससे कि लिटमस पेपर बनता है, उससे अम्लीय और क्षारकीय का पता चलता है जो कि बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो हमें बताना है कि इसमें से ZnO, SO2, CO2, ठीक है, और एक ऑप्शन नंबर डी है NO2। तो इसमें से कौन क्षारक है? तो ZnO जो है ये क्षारक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन का मिश्रित धातु को कहते हैं। यानी कि सीसा और टीन को मिलाकर जो पदार्थ बनता है, जो धातु बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोल्डर कहते हैं। ठीक है, सीसा और टीन को जो मिला दिया जाएगा और उससे जो धातु बनता है उसे सोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 8 नंबर है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं का जो ऑक्साइड होता है, प्राकृतिक होता है, वो क्षारकीय होता है। जैसे लोहा, ये सब जो होते हैं, जो जितने भी धातु हैं, ठीक है, अधिकतर धातुओं का जो ऑक्साइड होता है, नेचर होता है, वो अम्लीय क्षारकीय होता है, और अधातु जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को समझ लीजिए, धातु जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं और अधातु अम्लीय होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कहाँ आप लोग देखेंगे, जैसे कि पेंसिल जो होता है, पेंसिल के बीच में जिससे हम लोग लिखते हैं, जिससे लिखाता है, उसका नोक होता है इस तरह से,
वो जो होता है एक ग्रेफाइट होता है, जो कि वो एक अधातु होता है। लेकिन ये ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे कि करंट पास हो सकता है, तो उसे बोलते हैं विद्युत का सुचालक, यानी कि जिसमें करंट जो है पास कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि जिससे करंट पास होता है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जब संयोग करेगा तो क्या बनेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंधक है। तो मीथेन में टोटल 7 सहसंयोजक आबंधक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंधक होते हैं। तो नाइट्रोजन में जो वो 3 होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक आबंधक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उद्ग्रह जो स्तंभ होते हैं उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसे वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग है उसके जो सदस्य हैं वो क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है, अक्रियाशील है, मिश्रित धातु है। तो क्या है, तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग है वो क्षारकीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षारकीय धातु। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 9 वर्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसमें 9 वर्ग है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग कितने हैं और आवर्त कितने हैं। तो इसमें 18 वर्ग और 9 आवर्त हैं। ठीक है, 18 वर्ग और 9 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है परमाणु संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर उसे बनाया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र से होता है। ठीक है, जैसे कि पत्ता जो होता है ना, इस तरह से मान लीजिए एक पत्ता है। ठीक है, इसमें जो छोटा छोटा छेदा देखते हैं, छोटा छोटा आप देखिएगा गौर करके, तो इस तरह से छोटा छोटा ये होते हैं। इसी से पत्तों में जिसे कि रंध्र बोलते हैं, ये सब जो छोटा छोटा बिंदु टाइप के रहते हैं उसे रंध्र बोलते हैं। इसी से गैसों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पत्ता लेता है और इसी से छोड़ता है, तो ये सब सूर्य का प्रकाश का लेना, तो ये सब चीज़ें जो होती है ये छोटा छोटा जो बिंदु होता है उसी से एब्जॉर्ब करता है पत्ता, उसे रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यानी कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कहाँ होता है। तो पत्ते में ही होता है, सारा काम जो होता है पत्ते में ही होता है। पेड़ पौधों में खाना बनने की जो प्रक्रिया उनकी जो होती है, ठीक है, वो पत्ते में होती है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा कौन सा क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन, यानी कि धरती पर जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीव का बात किया जा रहा है जो कि जीवित हैं, वो सभी कोई सांस लेते हैं। वो चाहे जानवर हो, पंछी हो, हम इंसान हो, सभी कोई क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो सभी जीवों के लिए जो है श्वसन अनिवार्य है।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन एक पेड़ पौधों में हार्मोन होता है, ठीक है, पेड़ पौधों में पाया जाता है जो कि एक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। गवाइटर अथवा घेघा जो है वो किस कारण से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से गवाइटर अथवा घेघा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां है, यानी कि ऐसी जो कि ज्ञान इंद्रिया किसे कहते हैं, तो जो कि हमारे शरीर में है वो हमें किसी चीज़ का आभास कराता है, जैसे कि अनुभव कराता है। तो नाक क्या, किस चीज़ों का, जैसे किसी भी चीज़ का स्मेल, कैसा उसका गंध है, तो ये कौन हमें कराता है, तो नाक कराता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। उसके बाद जीवा, किसी भी चीज़ का स्वाद किस तरह का है, हम खट्टा है, मीठा है, जो भी है, तीता है, तो वो कौन कराता है हमें, तो वो कराता है जीव कराता है, जीवा, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है, जीव को क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये मीठा है, तीता है, और ये हमें एहसास कराता है, तो इसे ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। उसके बाद कान हमारे सुनने में मदद करता है। आँख जो है देखने में, स्किन जो है कोई हमें टच करता है तो वो महसूस कराता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये ज्ञान इंद्रिया कहलाते हैं। तो ये सब नाक, जीवा, कान, ये सब जो है ज्ञान इंद्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी चीज़ें जो हैं ज्ञान इंद्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, यानी ईस्ट थे, ठीक है, ईस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक पादप का उदाहरण है, तो अलैंगिक पादप का जो उदाहरण है वो है पपीता, ठीक है, याद रखिएगा, अलैंगिक पादप, ठीक है, पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है, ठीक है, पादप का, तो अलैंगिक पादप का जो उदाहरण होता है वो होता है पपीता का पेड़, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर, द्विवीय विखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विवीय विखंडन के द्वारा जो है अमीबा का जनन होता है, ठीक है, किसका जनन होता है, अमीबा का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार हेडलाइट जो होता है मोटर कार का, या फिर कार जो जितने भी होते हैं वाहन, उसका जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का। उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर की जो फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होगा उसका क्षमता एक डायोप्टर होगा, यानी डायोप्टर को डी से डिनोट किया जाता है, इसलिए 1D लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं साइंस क्लास 10th के लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छा से याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग अच्छा से तैयारी शुरू कर दीजिए 2025 के लिए, ताकि आप 2025 में अच्छा मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।